हाँ जी। कैसा रहा पेपर का अब तक का डिस्कशन? पेपर आप सबका अच्छा रहा ही होगा, मैं तो आशा यही करता हूँ, और आगे भी अच्छा हो। चलिए आगे के सेगमेंट जो कि हमारा इंग्लिश, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स है उसको शुरू करते हैं, जिसकी सीरीज 126 से स्टार्ट होने जा रही है। तो इंग्लिश पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 126 जो कि इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है। इट्स टाइम टू डैश। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात है, जब भी इंग्लिश की क्वेश्चन करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और क्वेश्चन की डिमांड के साथ साथ क्वेश्चन कौन से टेंस में चल रहा है। अगर आप टेंस का ध्यान रखेंगे तो आपके आधे से ज्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली आप आंसर उसका ले लेंगे और वो खत्म, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स टाइम टू, ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न था, मुझे लगता नहीं इससे आसान प्रश्न पूरे पेपर में कोई रहा होगा। अब आप जानते हैं टू यहाँ पे जब यूज किया गया है तो टू के बाद हमारे मोस्टली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हम यूज किया करते हैं। तो ऑप्शन को हम देखें, बी स्टडीड, ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो एक ही ऑप्शन यहाँ बचता है, स्टडी। तो आंसर हो जाएगा ए, इट्स टाइम टू स्टडी। और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन की, सबसे बड़ा फनी फैक्ट अपन देखें तो ये आप लोगों पे, हम सब लोगों पे ये लागू भी होता है कि इट्स टाइम टू स्टडी, बिकॉज एग्जाम इज अप्रोचिंग, है ना। 9 जुलाई को आप सबका एग्जाम है, तो इट्स टाइम टू स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही डैश स्लीपिंग। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेंस को हमेशा ध्यान दें। ईडी जो ये बताता है कि पास्ट में क्वेश्चन चल रहा है, पास्ट टेंस में जब क्वेश्चन चल रहा है, भूतकाल में जब क्वेश्चन चल रहा है, तो हाँ ईडी के लिए वॉज वर हैड हो सकता है, इज नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, शाल नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से अपन देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कोई है नहीं। एक हैव वाला है तो जिसकी संभावना ना के बराबर हो गई, तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीनों ऑप्शन में हम आते हैं वॉज वर और हैड बिन। अब देखिए क्वेश्चन इतना सा कह रहा है कि उसने प्रिटेंड किया, उसने दिखाने की कोशिश करी कि ही डैश स्लीपिंग। अब ही के साथ हम जनरली जानते हैं वॉज का ही प्रयोग किया जाता है, तो आंसर इसका वॉज होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर होगा वर। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन चलते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। जब भी हम कुछ इमेजिनेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। तो ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग। इसका एक और बहुत परफेक्ट और बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, आई विश आई वर अ बर्ड। और इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, ही विश ही वर अ बर्ड। तो उसी कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द टाइम आई डैश द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट। अब देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो बड़ा ही सिंपल सा एक इसका फॉर्मूला होता है जो आपको रटना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वो बड़ा ही सिंपल सा होता है। अगर आप पहली वर्ब को प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं तो उसके साथ अगला वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं अभी समझाऊंगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स या वर्ब आप पास सिंपल में लेते हैं तो उसके साथ अगली वर्ब जो आप यूज करने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट में होगी। ठीक है, अब ये दो यहाँ पे जनरली फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, इन दोनों को हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। जैसे बाय द टाइम आई डैश, तो बाय द पहले वाले को यूज करें सबसे पहले। बाय द टाइम आई डैश रीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव लेफ्ट। हो सकता है आंसर बिल्कुल सही, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन वहां से जस्ट उसी समय जा चुकी थी। तो उसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ये इसका एक एक फिक्स फॉर्मूला होता है जो आपको मगअप करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। दूसरा और क्या उसमें डाल सकते हैं, दोनों ही फॉर्म सही होती है। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये भी अपना करेक्ट हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, ए और बी दोनों सही, विच इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आई डैश अ पीस ऑफ केक।
अब जनरली हम जानते हैं एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जो रेगुलर कन्वर्सेशन में, डे टू डे कन्वर्सेशन में, आम दिनचर्या में हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी है, ऐसा नहीं है बट एक लैम्बोर्गिनी है, तो जनरली हम सेंटेंस यूज करते हैं आई एम हैविंग अ लैम्बोर्गिनी, आई एम हैविंग अ लैम्बोर्गिनी। तो ये बड़ा ही यूज टू एक सेंटेंस होता है। तो उसी सेंटेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आई डैश अ पीस ऑफ केक, मतलब मेरे पास एक केक का एक टुकड़ा है। तो जब भी कोई चीज, कोई वस्तु मेरे पास होती है, वो खाने की हो या कोई वस्तु हो, तो उस वस्तु को डिफाइन करने के लिए हम यूज जनरली करते हैं हैविंग। तो आई एम, अब आंसर हैविंग हो सकता है, लेकिन आई के साथ एक हेल्पिंग वर्ब का लगना जरूरी है, तो क्या लगेगा, एम। तो आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो आंसर हो जाएगा हमारा आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। केमल्स आर पेक्युलरली डैश लाइफ इन अ डेजर्ट। ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसकी स्पेलिंग हुई, ये स्लाइड बनने में स्पेलिंग गलत हो गई है, एडीए। चलिए केमल्स आर पेक्युलरली डैश लाइफ इन अ डेजर्ट। जो जो हमारा कैमल होता है, जो हमारा राज्य पशु भी है राजस्थान का, जो ऊंट होता है, ये उसकी बात की जा रही है कि जो डेजर्ट के अंदर लाइफ होता है उसके लिए वो एडोप्ट कर चुका होता है, वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए। तो अपन जनरली जब अपने स्वयं के लिए भी टर्म लेते हैं, जब जैसे अपन अपने आस पड़ोस में कोई व्यक्ति साउथ इंडिया जाता है या मद्रास या चेन्नई, जिसे जनरली जब जाया करते हैं, बेंगलोर जाया करते हैं, तो हमारा बहुत सिंपल सा प्रश्न उससे होता है, क्या डोसा समझ में आ गया क्या? तो ही यूज टू से, वो ऐसा कहा करता है, आई एम एडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, कैमल पे बेस्ड ये बनाया गया है। तो कैमल्स आर पेक्युलरली डैश लाइफ इन अ डेजर्ट, एडोप्टेड टू लाइफ इन अ डेजर्ट। और वहीं पे अगर ये ईडीपीटी होता है, ईडीपीटी एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, तो वो इसमें बन ही नहीं रहता, उस केस में इसका आंसर हो जाता है नन ऑफ दी अबाव या नन ऑफ दीज। तो स्पेलिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखें, इंग्लिश में एक स्पेलिंग ए और ई की क्वेश्चन के आंसर को बदल सकती है, तो जल्दीबाजी में इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। मैंने लास्ट अपनी सीरीज, इस वीडियो सीरीज के पहले लेक्चर में भी कहा था, एग्जामिनर हर आसान प्रश्न के अंदर बहुत छोटा सा क्लू छोड़ के या बहुत छोटी सी माइनर सा चेंज करके क्वेश्चन को घुमा देता है, और हम जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो हमें उस गर्त में नहीं जाना है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है और स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को, प्रश्नों को अटेंड करना है और सही उत्तर का चयन करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सजेशन। तो सजेशन निम्न में से कौन सा सेंटेंस बता रहा है? तो विल आई क्लोज द डोर, ना शैल आई क्लोज द डोर, ये करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज आपको मगअप करनी पड़ेगी, रटने पड़ेगी, आई वी यू दे, इनके साथ जनरली हम शाल का प्रयोग करते हैं, ही शी इट और नेम, इनके साथ हम प्रयोग विल का करते हैं जनरली। लेकिन अगर केस हो वार्निंग, केस हो वार्निंग या फिर डिटर्मिनेशन, वार्निंग मतलब धमकी देना, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे पीट दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, इस टाइप से। और डिटर्मिनेशन, मैं ये करके रहूंगा, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के रहूंगा, मैं वीडियो मेंस क्रैक करके रहूंगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है, इस तरह के डिटर्मिनेशन की हम बात करें तो वार्निंग, डिटर्मिनेशन, जब इस तरह के सेंटेंस हो तो आई के साथ हम शाल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करते हैं। बट ये केस तो नॉर्मल केस है, जनरल केस है, तो आई के साथ शाल का प्रयोग होगा। आजकल जनरल इंग्लिश में आई के साथ विल को भी एक्सेप्ट किया जाता है, बट ग्रामेटिकली हम देखें तो जनरल केसेस में आई के साथ शाल चलेगा। तो शाल आई क्लोज द डोर विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ran fast lest he dash miss the train। सेम वही ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक देखने वाली बात बनती है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ही रेन फास्ट लेस ही शुड मिस द ट्रेन। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट आंसर तो यही है।
एज आई सेड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसा कि केमिस्ट्री में होता है, इंग्लिश में भी। चलिए, वी डैश लव अवर कंट्री। अब हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए, एक ड्यूटी को बताता है, एक मोरल ऑब्लिगेशन को बताता है। तो ये मॉडल पे बेसिक क्वेश्चन है। जब भी आपकी ड्यूटी पे कोई बेस्ड क्वेश्चन आए, मॉरल ड्यूटी पे बेस्ड जब क्वेश्चन आए, तो उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं ought to। शुड का प्रयोग हम करते हैं जब आप किसी को सजेशन देते हो कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। यू शुड डू एक्सरसाइज डेली सो दैट यू कैन बी फिट, है ना। इस तरह के जब शुड का प्रयोग हम जब करते हैं, तब शुड का प्रयोग किया जाता है सजेशन में। ought to जब आप मॉरल ड्यूटी को बताएं, मस्ट जब उसको करना ही है उस केस के लिए, और नीड जब जरूरत है। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई अपने देश से प्यार भी करे, है ना, तो ये मस्ट नहीं है, इसके जगह एक मोरल ड्यूटी बनती है, इसलिए ought to ज्यादा करेक्ट आंसर है। मस्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर ought to है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days बट डैश नॉट गेट ए गुड लोड। अब ये कि मछुआरे के बारे में बात कर रहा है, जिसने नेट फैलाई, मछुआरे ने जाल फैलाया मछली पकड़ने के लिए, 2 दिन तक जाल फैलाया, लेकिन उसको ज्यादा मछलियां नहीं हासिल हो पाई, नहीं वो पकड़ पाया। उस पर बेसिक क्वेश्चन है। अब ये बात कर रहा है, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में कहा था हमारे डिस्कशन में, कि जब भी आप टेंस पे ध्यान देंगे तो आधे से ज्यादा कुछ प्रश्नों का उत्तर आप वैसे ही दे देंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो पास्ट का टेंस है, तो सीधी सी बात है, कैन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैन का पास्ट पार्टिसिपल क्या बनता है, कुड। में भी नहीं हो सकता, इसका माइट हो सकता है। अब कुड और माइट में क्या आएगा, तो इन मॉडल्स में ध्यान रखें, माइट बताता है पॉसिबिलिटी को, तो यहाँ तो ऑलरेडी हो चुका है, पॉसिबिलिटी का कोई स्कोप बनता ही नहीं है। अगला स्कोप कौन सा, कुड। कैन हमेशा यूज किया जाता है आपका स्ट्रेंथ को बताने के लिए, तो कैन का पास्ट पार्टिसिपल कुड, आपके स्ट्रेंथ। तो ये फिशरमैन की स्ट्रेंथ को ही बता रहा है क्वेश्चन, कि 2 दिन तक उसने जाल फैलाया, लेकिन वो कुछ भी मछली ज्यादा पकड़ नहीं पाया। तो स्ट्रेंथ को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में इसका यूज होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कुड। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days बट कुड नॉट गेट ए गुड लोड। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ही डैश हैव एस्केप्ड बाय द विंडो बिकॉज इट हैज बीन ब्रोकन ओपन। अब ये बात करी जा रही है, चोर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कि भाई जो व्यक्ति है वो भाग गया एक खिड़की से, क्योंकि वो टूटी हुई थी। अब बात हो रही, जैसा कि मैंने आपको टेंस बताया, टूट चुकी है, हैज बीन ब्रोकन, वो टूट चुकी है, टूट रही है नहीं, टूट चुकी है। तो ये कार्य जो है हो गया है ना। तो अब यहाँ पे फिर से मॉडल का बारे में हमें एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल कहाँ यूज होता है, तो इसका आंसर इजीली हमें मिल जाएगा। अब चूंकि ये बता रहा है कि यार विंडो टूटी हुई है, तो पक्की बात है, पक्की बात है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कोई किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब खिड़की टूटी है, रूम बंद होगा, खिड़की टूटी हुई है, तो पक्की बात है व्यक्ति या चोर वहीं से भागा होगा, वहीं से निकला होगा, एस्केप हुआ होगा। तो ही मस्ट इज द ओनली ऑप्शन जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करता है। ही मस्ट हैव एस्केप्ड बाय द विंडो बिकॉज इट हैज बीन ब्रोकन ओपन। तो इसी के साथ हमारी इंग्लिश की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। अब हम अगली सीरीज में चलते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट होगा 136 से 150 तक। 15 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न, हाल ही में किसे राज किसान साथी पोर्टल के लिए फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। ओम प्रकाश जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी काफी चर्चाओं में रहे थे। क्यों? क्योंकि राजस्थान किसान पोर्टल, किसान साथी पोर्टल जो ये ऐप है, ये बनाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ये पोर्टल बनाया गया है और बनाने में जो योगदान दिया था वो ओम प्रकाश जी ने दिया था। इसी के लिए ही इन्हें यह अवार्ड से नवाजा गया है, ई गवर्नेंस लाने के लिए राज्य में, ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता अधिक से अधिक लाई जा सके, करप्शन को कम से कम किया जा सके। राज किसान साथी पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से 150 से अधिक एप्स जो होती है, एप्लीकेशंस जो होती है, मोबाइल एप्लीकेशन, उनके माध्यम से जो सुविधाएं सरकार द्वारा, विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को और मत्स्य पालकों को, पशुपालकों को मुहैया कराई जा रही थी, उन सभी उनमें से अधिकतम एप्स, 150 से अधिक एप्स को इस पोर्टल के माध्यम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से अधिक किसान साथी एक ही पोर्टल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे
अपना एक ही पटल पे उन सभी सेवाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके। चलिए अगले प्रश्न, 150 से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार से आप भली भांति परिचित होंगे, तो हम जान लेते हैं कि भाई जो साहित्य के क्षेत्र में पूछा गया तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साहित्य के साथ साथ मेडिसिन में किसे दिया गया, केमिस्ट्री में किसे दिया गया, और पीस, शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बनते हैं जो जनरली एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष किन्हें दिया गया है, किन्हें इनसे नवाजा गया है, याद होने चाहिए। और इकोनॉमिक्स का तो इन्हीं ऑप्शंस को इन्हीं के बेसिस पे बनाया गया है, ताकि आप सभी श्रेणियों के अंदर उनके जो अवार्डीज हैं उनको याद कर पाए। जैसे हम बात करें साहित्य के लिए, तो साहित्य के लिए अब्दुल रजाक जी को यह अवार्ड दिया गया है। तो अब्दुल रजाक जी को क्यों दिया गया है? इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इस चीज को अपने लेखन शैली के माध्यम से दुनिया के सामने ये दर्शाया कि जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल कल्चर जो चल रहा है, उसके कारण जो महाद्वीप हैं, जो देश हैं, उनके बीच में जो खाई है वो समय के साथ बढ़ गई है, और उसका नुकसान जो भी शरणार्थी होते हैं उन्हें उठाना पड़ रहा है, आम जन को उठाना पड़ रहा है। तो उसी पे बेस्ड उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा है, और उसी के लिए अब्दुल रजाक जी को लिटरेचर में 2021 के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। वहीं बात करें बेंजामिन लिस्ट की, तो इन्हें केमिस्ट्री के अंदर दिया गया है। डेविड जूलियस की, तो इन्हें फिजिक्स के अंदर, या दूसरे शब्द में मेडिसिन के अंदर इनको दिया गया है। मरिया रेसा की बात करें तो इन्हें पीस के अंदर दिया गया है। अच्छा, एक बात जानने होगी ये भी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर अवार्ड एक से अधिक व्यक्ति को भी दिया जाता है। जैसे पीस की हम बात करें तो पीस का जो अवार्ड है वो इन्हीं के साथ डेमित्री मुरातोव, स्पेलिंग का आप देख लीजिएगा, थोड़े जर्मन फ्रेंच नेम होते हैं तो स्पेलिंग वेरी करती है, इन्हें भी दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक वर्ष, इन्हें याद करना बहुत आवश्यक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? था 101वां। हमने लास्ट लेक्चर में भी इस पर चर्चा करी थी कि जो वैश्विक लेवल पे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जारी होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वो याद होना अति आवश्यक है। साथ ही राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसियां जैसे कि नासा, नीति आयोग इत्यादि के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का इंडेक्स जारी किया जाता है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये है जो वेल्थ हंगर इंडेक्स, वेल्थ हंगर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और वेल्थ हंगर लाइफ दोनों मिलकर इस इंडेक्स को जारी करते हैं प्रत्येक वर्ष, जो ये बताता है कि किसी भी राष्ट्र के अंदर भुखमरी का स्तर क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, कुपोषण से कितने लोग, कितने बच्चे शिकार हैं, कितने लोग उसके शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, उसके ऊपर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और 101वीं रैंक भारत की 2021 में रही। हालांकि 2020 में भारत की रैंक इसमें 94 के आसपास रही थी, जो कि बढ़ के इस बार 101 पे चली गई, जो कि एक खराब प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बतलाता है कि भारत में भुखमरी के स्तर के अंदर गिरावट होने के बजाय बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? दिखने में लगता है नए संसद भवन है, सरकार ने पैसा उड़ा दिया, पहले वाला चल ही रहा था, लेकिन ऐसा कहना गलत है। कभी कभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसी में से एक ये प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत, सरकार का वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहा है, उसी के मद्देनजर ये बनाया गया है। इसके कुछ इंपोर्टेंट ट्रिवियल फैक्ट्स जान लेते हैं इस प्रश्न के अलावा।
पहला प्रश्न तो इसमें है ही सही, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल इसके वास्तुकार है। अभी इससे इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं? पहला, इसको बनाने का कंस्ट्रक्शन किसे दिया गया है? तो टाटा ग्रुप को। दूसरा, कितने इसके अंदर कमरे हैं या कितने सीटों की इसमें व्यवस्था की गई है? तो 1224। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही एक साथ इसमें हाउस मौजूद होंगे, साथ में लाइब्रेरी इत्यादि आदि इसमें खोले जाएंगे। इसके अलावा नए संसद भवन में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये लाया जा रहा है। कॉस्ट की हम इसकी बात करें तो तकरीबन 970 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई पूछे इस प्रश्न में, कब इसका शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है? तो 26 नवंबर 2022 को इसका शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है। 26 नवंबर ही क्यों? 26 नवंबर को हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया था, उसे स्वीकार किया गया था, संविधान बनके तैयार हुआ था, इसीलिए इस दिनांक की याद में ही या इस दिनांक पे ही इसका इनॉग्रेशन प्रस्तावित है 2022 में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं? तो उसका सीधा सा आंसर है सलमान खुर्शीद। वन लाइनर क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सैन्य अभ्यास है और देश है, तो किसी भी राष्ट्र के सैन्य अभ्यास जो होते हैं वो उस प्रतिकूल राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही सेनाओं के अपने इंडिविजुअल अभ्यास तो होते ही हैं, एक्सरसाइजेस तो होती ही हैं, साथ में कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी समय समय पर आयोजित होती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इनकी विशेष जानकारी रखना अत्यावश्यक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। शक्ति जो है हमारा भारत और फ्रांस का उत्तर है, तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। चलिए इसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगले ऑप्शन पे जाते हैं, उसके अनुसार हम हमारा पर्टिकुलर कोड फाइंड आउट करेंगे। सिटमैक्स, तो सिटमैक्स जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का है, एक आंसर। वरुण वापस से फ्रांस और भारत, तो 2 और 3 इसका भी हो सकता है। दोस्ती बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, भारत, मालदीव और श्रीलंका का। अब ऑप्शन देखिए 1 और 4 यहाँ किस में आ रहा है? 1 और 4, और किसी में है नहीं, तो 2 इसका देना पड़ेगा और इसका 2 3 नहीं होके 2 हो जाएगा और इसका 3 होके 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बनता है 2 1 3 4। बहुत सी बार प्रश्न में फ्रांस और भारत इस तरह के 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और जल्दीबाजी में हम किसी भी एक को एक्सेप्ट करके और टिक लगा देते हैं। चारों ऑप्शन को आखिरी तक देखें, इसीलिए इस प्रश्न को बनाया गया है, इसमें फॉर्म किया गया है ताकि आप चारों प्रश्न को की इंपोर्टेंस को समझें, चारों के बिहाफ पे मिलान करें और सही रूट का चयन करें। चलिए अगले प्रश्न पे इसके साथ कुछ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले शक्ति इसमें आ गया है, मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका। इसी तरीके से हैंड इन हैंड, ये भारत और चीन का संयुक्त अभ्यास है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं वज्र प्रहार जो है अमेरिका और इंडिया का संयुक्त अभ्यास है। इसी तरीके से कई और होते हैं, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट, और ये लिस्ट इसी तरह से चलती रहती है। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को आप अवश्य देखें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है तो 85वां। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पे जान लेते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ये हर प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, जो ये बताता है कि किसी राष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार का स्तर क्या है। तो ये इसका हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर देश का पहला वाटर मेट्रो वाला शहर बना है? कोच्चि। बड़ा ही फेमस शहर है, बहुत ही चर्चाओं में रहता है दिन। जैसे कि ट्रांसजेंडर को सबसे पहले नौकरी देने में, किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट पे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने में, एयरपोर्ट पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में, हर जगह सबसे आगे रहता है। एसडीजी में बहुत ही ज्यादा आगे रहने वाला ये शहर है। बहुत ही प्यारा शहर है, आपको एक बार जरूर जाना चाहिए घूमने के लिए, बहुत प्यारा शहर है। चलिए, निम्न में से अब बात कर लेते हैं वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की। तो वाटर मेट्रो कुछ नहीं होता है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। जिस तरह से आपने मेट्रो देखी होगी, जयपुर में भी हमारे मेट्रो है, हमारा गुलाबी नगर भी मेट्रो की स्थापना के बाद से काफी चर्चाओं में रहता है, मेट्रो सिटी के नाम से। उसी तरीके से वाटर मेट्रो जो है, ये पानी की कैनाल सिस्टम होता है, नदियों का सिस्टम होता है, झीलों का सिस्टम होता है, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। झीलों, नदियों या फिर नहरों के माध्यम से जब परिवहन को संचालित किया जाता है, तो वो वाटर मेट्रो के नाम से समझा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो इसी तरीके से कोच्चि के अंदर 15 जो आइलैंड्स हैं, जो टापू हैं, 15 टापुओं को आपस में जोड़कर परिवहन सेवाएं शुरू की गई है और भारत का पहला वाटर मेट्रो शहर बन गया है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर में मेट्रो है। उससे दो इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपके इकोनॉमी में कवर होते हैं। 2015 में इसका शिलान्यास किया गया और एडीबी की सहायता से बनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस होता है वो सीधा सी बात है, किस उद्देश्य से मनाया जा रहा होगा? ताकि स्टार्टअप्स के कल्चर को हम फ्लरिश कर सके, प्रचार प्रसार कर सके, उनको बढ़ा सके, देश के अंदर रोजगार को पैदा कर सके और स्टार्टअप कल्चर को बूम ला सके। भारत के केस में हम बात करें तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राष्ट्र है। और इसी के अंतर्गत हम देखें तो भारत के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया मिशन चालू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना था। आप सब इससे भली भांति से परिचित होंगे। एक शेर का बड़ा सा पुर्जे जोड़ जोड़ के शेर का लोगो बनाया गया था, काफी बड़े लेवल पे इसकी ब्रांडिंग की गई थी और इसका फायदा भी हुआ है कि आज भारत वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन में से एक है, जहां पर दूसरे राष्ट्र चाहते हैं आकर यहाँ पर स्टार्टअप्स को डेवलप करना, उसमें इन्वेस्टमेंट लाना और नई नई इंडस्ट्रीज का विकास करना। तो इस तरीके से ये मिशन ने भारत के लिए एक नए स्रोत का विकास किया है स्टार्टअप के कल्चर के अंतर। अगले प्रश्न पे आते हैं। 25 जनवरी 2022 को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा थीम का शीर्षक क्या रखा गया? तो चुनावों को समावेशी, सुगम व सहभागी बनाना इसका उद्देश्य रखा गया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतदाता दिवस से रिलेटेड एक बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 से 329 और पार्ट 15 के अंतर्गत ये आता है। ये तो हुई सेंटर केंद्र की बात। अगली बात करते हैं राज्य के केस में। राज्य में राजस्थान के अंतर्गत आर्टिकल 243 के, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 73वें संविधान संशोधन से
आप सब इससे भली भांति परिचित होंगे 1992 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7 जनवरी 2022 को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का इसमें द्वितीय स्थान रहा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार। नाम से पता चल रहा है कि जल संसाधन को विकसित करने के लिए, जल संसाधनों को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो भी नए नए आयाम विकसित किए जाते हैं, जो भी नए नए इनोवेशंस लाए जाते हैं, आविष्कार किए जाते हैं, जो भी प्रयास किए जाते हैं, उसी के मद्देनजर, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार से नवाजा जाता है। राजस्थान को लकीली इस बार द्वितीय पुरस्कार मिला है और अगली बार जिस तरीके से हमारा राज्य बढ़ रहा है, संभवतः प्रथम पुरस्कार से भी नवाजा जाए तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। अब वो ऐसे कौन से ऐसे इनोवेशंस हैं, कौन से ऐसे प्रयास हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला, वर्तमान में जो चल रहा है राजीव गांधी जल संचय योजना। 20 अगस्त 2019 को यह योजना लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य जल स्तर को बढ़ाना, जल टांकों का विकास करना, जलाशयों को डेवलप करना इत्यादि था। और इससे पहले राज्य में चल रहा था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो कि इससे पहले तक चल रहा था। तो इन सब का उद्देश्य एक ही था, स्टेट के अंदर वाटर टेबल, जल स्तर जो होता है, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल जो होता है, भूमि जल का जो स्तर होता है, उसको बढ़ाना। और उसी प्रयासों के मद्देनजर राजस्थान को इस अवार्ड से नवाजा गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी विवेकानंद जयंती प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाई जाती नहीं, 12 जनवरी को मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस इनकी जयंती पर मनाया जाता है, सत्य है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के लिए थीम यह सब दिमाग में है रखी गई, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य नहीं है? तो 2 और 3 असत्य नहीं है, बाकी 1 ही केवल असत्य है। इससे रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से आप सब भली भांति परिचित होंगे। परमहंस मिशन की इन्होंने शुरुआत करी थी, जिसका थीम हम देखें या एम हम देखें तो हम जानते थे नर सेवा से नारायण सेवा, इसका थीम हुआ करता था। 1896 में यह मिशन शुरू किया गया था और वर्तमान में बेलोर मठ, जो कि कलकत्ता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके अंतर वहां पर इससे संबंधित कई कार्य को किया जाता है। कई सारी हॉस्पिटैलिटी एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज, समाज कल्याण की कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि स्कूलों का विकास करना, जहाँ फ्री शिक्षा दी जाती है, मुफ्त में शिक्षाएं दी जाती है, मुफ्त में इलाज किया जाता है, उसके लिए हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है गरीब और निराश्रितों के लिए। तो इस तरह के अच्छे कार्यों को परमहंस मिशन कर रहा है। इसी के साथ में हम बात करें विवेकानंद जी पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1893 में शिकागो के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर एक अच्छा सा भाषण दिया था, जो आज भी काफी उसको पढ़ा जाता है मैगजीन्स में, नॉवेल्स में। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। कथन और कारण वाला प्रश्न। नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस 2022 पर राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कारण, क्योंकि ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे ट्रैक एथलीट थे। नहीं, दूसरे नहीं, प्रथम। तो कथन तो सत्य है किंतु कारण सत्य नहीं है, किंतु रीजन गलत है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ 2-4 बात जान लें, जो प्रश्न आपके आने की संभावना रहती है। तो 2017 में चलते हैं, वहां से इनका करियर को हम एक मोटे मोटे नजरों में देखते हैं। 17 में एशियाड, जिसे हम कहते हैं एशियन गेम्स, एशियाड के अंदर गोल्ड जीता। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उसके अंदर गोल्ड जीता। और अभी तो आपको पता ही है, सब इससे पहली बातें परिचित हैं कि
21 का जो हमारा ये अभी जो ओलंपिक हुए, 20 के ओलंपिक जो कि 21 में हुए कोरोना की वजह से, उसके अंदर भारत को जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के अंदर गोल्ड भी इन्होंने दिलाया है। कुछ अवार्ड्स की बात करें तो पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से किसे पद्म विभूषण देने की घोषणा 25 जनवरी 2022 को गृह मंत्रालय द्वारा की गई? जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में आप जानते होंगे, फर्स्ट सीडीएस थे हमारे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। कल्याण सिंह जो कि राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, उनको भी मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया सत्य। सूरी गुरमीत बावा कला के क्षेत्र में, नहीं ये गलत है, इनको दिया गया पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सत्य है। तो कुल मिला के इस वर्ष जो है 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 3 इनमें से ये हैं। इनके अलावा एक और जो है वो है प्रभा आत्रे। और किस कैटेगरी में क्यों दिया गया है? क्योंकि जो कार्नेटिक म्यूजिक है, कर्नाटका के रीजन में जनरली जो होता है कार्नेटिक म्यूजिक स्टाइल, म्यूजिक डेवलपमेंट और उसके लिए कार्नेटिक म्यूजिक का विकास करने के लिए प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। सीमा सुरक्षा बल विभूषण बीएसएफ। अच्छा, इसमें पिछले प्रश्न में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखें, जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत में अगर किसी को दिया जाता है या किसी को नवाजा जाता है तो वह है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद तीसरा सबसे बड़ा आता है वो है पद्म भूषण, और आखिरी में आता है पद्म श्री। ये 4 सिविलियन अवार्ड्स की रैंकिंग है भारत के अंदर, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा अभियान 23 से 28 जनवरी 2022 को चलाया? ऑपरेशन सरदवा, काफी फेमस है, अखबारों में सुनते रहते हैं। स्मगलिंग को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज को सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रोकने के लिए यह मिशन चलाया जाता है, क्योंकि कोहरे के बीच में दुश्मन सेनाओं के द्वारा, दुश्मन अलगाववादियों के द्वारा उस कोहरे का फायदा उठाकर एक राष्ट्र से जब दूसरे राष्ट्र में जाया जाता है, तो उसी तरीके से भारत के केस में पाकिस्तान से जब अलगाववादी या कोई भी दुश्मन सेना के जवान जब भारत के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, तो उनको रोकने के लिए ऑपरेशन सरदवा भारत के आर्मी द्वारा, भारत की बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। राजस्थान सरकार के तहत प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रशासन गांवों के संग 2 अक्टूबर को चला था 2021 में, और इसके साथ में प्रशासन शहरों के संग को भी चलाया गया था। प्रशासन गांवों के संग 22 विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, प्रशासन गांवों के संग कब चलाया गया था, इसके अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? और शहरों के संग हम बात करें तो ये 31 मार्च तक अभी संचालित किया जाना है। अभी 31 मार्च 2022 तक संचालित किया जाना था, ये इसकी डेडलाइन रखी गई थी फर्स्ट फेज में जब ये लाया गया था। और वही हम बात करें प्रशासन गांवों संग, तो ये इसकी 17 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई थी एंड करने की, 2021 में ही जब ये शुरुआत में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया?
आप सब इससे भली भांति परिचित होंगे। 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में लाया गया था और हर राज्य ने अपने अपने राज्य में अलग अलग दिनांक पे इसको लागू किया था। तो राजस्थान के केस में संवैधानिक दर्जा ये 24 अप्रैल 1993 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आप जान लेंगे। पार्ट 9 भाग 9 भारत के संविधान का भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद या आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो मार्क जरूर करें। इस योजना का नारा है अपनी योजना अपना विकास, तो ये गलत है। अपनी योजना अपनो विकास ग्राम पंचायत विकास योजना का नारा था। इस तो आंसर हमारा हो जाता है ए। अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय, जैसा कि मैंने कल बताया था, केंद्र पोषित योजनाओं में अधिकतर योजनाओं के अंदर अगर आपको गेस करना पड़े तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है 60-40। जब तुक्का मारना पड़े, गेस करना पड़े तो 60-40। तो सेम इसका भी वही 60-40 के रेशो में किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अनुपात यह रहेगा। इस योजना में जो विशेष ध्यान देने की बात है वो क्या है कि जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग पर बढ़ाने में भी ध्यान दिया जाएगा। और पंचायती सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान किया गया। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाता है ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वॉल टू वॉल विकास पथ की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? तो वर्ष 2019-20 के बजट में वॉल टू वॉल विकास पथ 1 किलोमीटर का सीमेंट रोड बनाया जाता है जनरली गांव के अंदर। आप सबने इसको देखा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही कथनों का मिलान कीजिए। रॉक फॉस्फेट बड़ा ही आसान, झावर कोठड़ा में मिलता है। जिप्सम, तो जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम आपका बीकानेर के अंदर, नागौर के अंदर भी अच्छा खासा निकलता है। नागौर ऑप्शन में नहीं है, बीकानेर ऑप्शन हो गया। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हमारा जोधपुर में निकलता है। अगला ऑप्शन लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला, जैसे कि हम जानते हैं बीकानेर में उच्च श्रेणी का लिग्नाइट कोयला मिलता है, लेकिन लिग्नाइट यहाँ ऑप्शन हो गया है। तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। जयपुर में भी लिग्नाइट कोयला निकलता है कम मात्रा में, तो इसका आंसर हो गया ये। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। तो उत्तर हो गया बी। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमएलए लेड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? ठीक है साहब। वित्तीय वर्ष 21-22 हेतु प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। सही है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इस समय कि 2.25 करोड़ तो नहीं है कहीं है। हमें तो वही याद आ रहा है, हमारे नोट्स में तो 2.25 करोड़ है। अरे तो महाराज ये अब अपडेट हो चुका है। करंट अफेयर के साथ साथ पुराने फैक्ट्स को भी अपडेट करते रहा करो, नहीं तो क्वेश्चन में सही होने की जगह एक माइनस मिल जाएगा। चलिए अब ये 5 करोड़ हो गया है, जो कि पहले 2.25 करोड़ हुआ करता था। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% राशि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विकास पर खर्च करना अनिवार्य है। ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाते, तो आंसर हो गया दोनों सही। अब इससे रिलेटेड एक और फैक्ट हम जान लेंगे कि इस 5 करोड़ के अंतर्गत 1.75 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए 1.75 करोड़ को खर्चा करना अनिवार्य है। इसी के साथ एक और योजना चलती है एमपी लेड। अब आप सबके मन में डाउट आ रहा होगा, यार एमपी लेड, एमपी तो बड़े क्षेत्र का है, ये 5 करोड़ है तो ये तो कुछ नाना करते हुए 4-5 एमएलए तो आते ही हैं, तो 20-25 करोड़ तो होना ही चाहिए। आपका क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, एमपी लेड में कितने करोड़ दिए जाते हैं? 5, 10, 15, 20। आप लगाओगे अपना वही गणित वाला दिमाग, छोटी मोटी जो गणित सीखी उसका। एमएलए
5 ले रहा है, एक एमपी के 4-5 आते हैं एमएलए अंदर, तो इसका 20 या 25 तो होगा। तो ये लो जय माता दी की 20 सही, और ये लो हमारा तो एक क्वेश्चन सही, ये हो गया गलत। एमपी लेड और एमएलए लेड दोनों को ही समान राशि दी जाती है अब, क्योंकि एमएलए लेड के अंदर 2.25 से बढ़ा के उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही कथनों का मिलान करना है फिर से। सर्वाधिक निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं हैं राजस्थान से और प्रतिशत अंश है उनका। अभियांत्रिकी सबसे अधिक योगदान देती है, हस्तकला उससे कुछ कम, कपड़ा कुछ कम, धातु कुछ कम, और रासायनिक कुछ उत्पाद सबसे कम देती है। आपको मोटा मोटा ये भी याद है, परसेंटेज नहीं याद है तो भी आप इसको इजीली कर जाएंगे, जैसे कम घटते क्रम में ही है अगर लिखा है तो हाँ वही होगा। बस हम इतना ध्यान रखना है, कपड़ा का योगदान हमेशा धातु से कुछ कम होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन एक ही कुछ कम होता है, इसके हिसाब से ऑप्शन वैसे ही सेट है, तो आपका सीधा उत्तर हो गया एज इट इज। ये उत्तर हो गया 1 2 3 4 5 और उत्तर ए। चलिए, ये रटने वाले फैक्ट हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे से याद करने, और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, फिर से आपको मैं ध्यान में ला रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके मेंस के अंदर जब इकोनॉमी का वेटेज इतना बड़ा कर दिया गया है, उससे जब इतने 30 के अराउंड आपके जब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये चीज जाननी होगी कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत का अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में नहीं है। जब नहीं है, इतना बड़े लेवल पर नहीं दिया हुआ है भारत का अर्थशास्त्र, तो राजस्थान का अर्थशास्त्र ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, और उसका सबसे बड़ा पोर्शन कवर होता है 80% के अराउंड जो पोर्शन कवर होता है वो होता है राजस्थान के आर्थिक समीक्षा से। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के विकास सर द्वारा जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा का सारांश तैयार किया गया है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसमें ये सब फैक्ट्स डायरेक्टली दिए गए हैं, वहां से उसको लाइए, परचेज कीजिए, उसको मगअप कीजिए, रटें, और परीक्षा में जाकर अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करके आए। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर ए हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। छठे वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि का वितरण का अनुमान क्या निर्धारित किया गया है? तो ये हम पहले से जानते हैं, 5 20 75। 5 होता है जिला परिषद का, 20 होता है पंचायत समिति का, और 75 होता है ग्राम पंचायत का। सिक्स वित्त आयोग की बात कर लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2020 को ये बनाया गया था, और इसका कार्यकाल जो है वो चलेगा 31 मार्च 2025 तक। अध्यक्ष हैं इसके अध्यक्ष हैं इसके प्रद्युमन सिंह जी, और इसके अध्यक्ष हैं इसके मेंबर की हम बात करें तो अशोक लाहौटी जी, इसके मेंबर 1 है। और दूसरे मेंबर की हम बात करें इनके साथ तो वो है लक्ष्मण जी रावत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह योजना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष 2019 के अवसर पर 27 नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई। सत्य है। इसके तहत प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाना है। यह भी सत्य है। सही कितने कथन हो गए इसमें? दोनों सत्य हैं, तो दोनों सही। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट और जान लेते हैं, एक दो फैक्ट। 22 जिलों के अंदर गांधी गांधीयन लाइब्रेरी का विकास किया जाना इसके अंदर प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत गांधी ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। 22 जिलों के अंदर गांधी ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। और इसी के साथ
14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव जो है एक मिशन भी, नारा दिया गया, एक मिशन भी शुरू किया गया 14 नवंबर को। इन सब का होलिस्टिक एम हम देखें तो यही निकल के आता है, उद्देश्य देखें तो यही निकल के आता है कि गांधीवादी मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर उसका विकास करना है। इसके फलस्वरूप न केवल एक नैतिक समाज का निर्माण हो, बल्कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक विकासवादी समाज को भी हम स्थापित कर पाए। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सत्य है। भारत में विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल खपत होता है। यह भी सत्य है। राजस्थान भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन 30 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष का लगभग 26% या 20% 6 MMTPA उत्पादित करता है, जो बॉम्बे हाई 40% के बाद दूसरा सर्वाधिक है। यह भी सत्य है। सभी सत्य है। अब ये तो वे फैक्ट्स हो गए जो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, और मेरा पर्सनली मानना है कि ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि आपको सभी फैक्ट्स हर समय पता हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करें, कैसे इनका समाधान निकालें, कैसे सही उत्तर तक पहुंचे, उसकी छोटी मोटी ट्रिक्स हम जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये तो हम जानते हैं भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है साहब, ये चीज हमें पता है। कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? भारत। भारत विश्व में सबसे बड़ा कच्चे तेल का जो उपभोक्ता है, ये हम जानते हैं। तो जब तीसरा ये सबसे बड़ा उपभोक्ता है, हमें पता चल गया। पहला सत्य है, हम कुछ हद तक जानते हैं, हमें डेटाज नहीं पता। ठीक है, पहला सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? ये तो दो ऑप्शन तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर दोगे कि ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ए और डी। अगले पे चलते हैं। भारत विश्व का 5% कच्चा तेल खपत करता है या होता है भारत में? नहीं पता। भारत में राजस्थान बॉम्बे हाई के बाद सेकंड नंबर पे सबसे अधिक जो है उत्पादित करता है कच्चा तेल। कितना मेट्रिक टन पर एनम नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन दूसरे नंबर पे करता है ये हमें जरूर पता है। तो जब ये पता है तो हमें ये पता चल गया कि ये इसके संभावना सही होने की काफी हद तक प्रबल हो जाती है। और जनरली फैक्ट्स के ऐसे जब ट्रिवियल क्वेश्चन होते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट अधिकतम ऐसे प्रश्नों में फैक्ट के साथ झोलमेल करना या किया जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप ऐसे केसेस में आप जो है, आप इसमें ऐसे केसेस में इसको अगर सही मानते हैं, इसको सही मानते हैं, तो 1 और 3 का सही ऑप्शन केवल एक ही बन रहा था, वो तो सभी सही। लगाने एक है, लगाना पड़ता है, तो इस ऑप्शन के साथ आप जाएं ऐसे केसेस में। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम जनरली सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमारे 160 प्रश्न का जो डिस्कशन है, टेस्ट कोड 102 वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज 2022, जो कि हमने 1 जून से शुरू करी है, प्रारंभ करी है, इसका सेकंड पेपर का डिस्कशन आज समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। और भी किसी तरह के इंप्रूवमेंट्स अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि उससे हम हमारे आपको और सुधारें। और जो हमेशा से मैं कहता हूँ और अब आज भी कह रहा हूँ कि अगर आप कमेंट्स में हमें बताएंगे हमारी कमियां, हम उसको सुधारेंगे, ताकि जल्द से जल्द और अच्छी वीडियोस हम आपके लिए इसी तरह से लाते रहें, जहां हंसते खेलते मुस्कुराते हम 2 चीजें आपको सिखाएं, 2 चीजें आपसे सीखें, और ओवरऑल डेवलपमेंट हम दोनों पार्टीज का इंश्योर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।